तो टॉपिक चल रहा हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने देख लिया होगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 2 है। कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, होपफुली दोनों आपको ध्यान में होगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टाइगर फॉरेस्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका? चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट जवाब है? इक्वेटोरियल रीजन का है क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रॉपिकल का और ज्यादा नहीं। सब ट्रॉपिकल का बिल्कुल नहीं। टेम्परेट रीजन का जो है कैरेक्टरिस्टिक है क्या? टाइगा फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको टाइगा फॉरेस्ट जो है, टाइगा या फिर बोरियल फॉरेस्ट जो है, वो आपको मिल जाएगा कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट। टोटल 8 कंट्रीज में मिलेगा। और ये सबके सब किसमें आते हैं? टेम्परेट रीजन में फॉल करते हैं। ठीक है। क्या है ये? टाइगर फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट क्या है? लार्जेस्ट लैंड बायोम है कहाँ? पूरे अर्थ पे। ठीक है। दिस एक्सपेंसिव इकोसिस्टम नोन एज द बोरियल इकोटोन, है ना, 8 कंट्री में पाया जाता है, बता ही दिया मैंने। बोरियल फॉरेस्ट जो है स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज बाय देयर प्रेजेंस इन हाई लैटिट्यूड इन्वायरमेंट इंडोरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। 6 से 8 महीने तक, है ना, ये इंडोर करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर को। विद इन दीज इन्वायरमेंट ट्रीज जो है, कम से कम उनकी हाइट 5 मीटर होनी चाहिए। उनके पास एक कैनोपी होना चाहिए जो उनका टोटल 10% हिस्सा कवर करे, है ना। ये फॉरेस्ट टाइप जो है प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट करता है कोनिफेरस ट्री, जैसे कि पाइन, स्प्रूस और फिर सम स्केटर्ड ब्रॉड लिव स्पीसीज जैसे कि पॉपुलर और बर्च। ठीक है। ये सारा कुछ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टाइगा या फिर बोरियल फॉरेस्ट में मिलेगा, जो कि टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। टोटल 8 कंट्री में, जिनका नाम भी मैंने बता दिया। होपफुली सारा कुछ आपको क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ऑफ दी सॉइल स्पीसीज क्ले होल्ड्स मैक्सिमम वाटर। बिल्कुल सही बात है कि क्ले जो है सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल इतने ज्यादा टाइनी होते हैं ना कि उनके बीच का जो स्पेस है ना, वो पर्कुलेट ही नहीं होने देता वाटर को। ठीक है। एकदम कॉम्पैक्ट होता है। पोरोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है क्ले में। तो अब अगर आप सोच रहे हो नहीं सर ये तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि पोरोसिटी होगा तो पूरा का पूरा पानी जो है नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाएगा। नहीं, पोरोसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी क्ले जो है होल्ड करता है मैक्सिमम वाटर को। तो रीजन बिल्कुल सही है, रिसेशन भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है। एग्जैक्ट रीजन क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि उनका जो पार्टिकल है, कौन सा? क्ले के पार्टिकल जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं और बहुत ही पास पास होते हैं। पोरस ऑब्वियस होते हैं, लेकिन पोरस होने के बाद भी वाटर पर्कुलेट मतलब उसके थ्रू पास क्यों नहीं कर पाता? उसका रीजन ये है आपके सामने। देखो, नॉन पोरस नॉन परमेबल, मतलब कि ना तो पोरस है ना तो परमेबल है। पोरस का मतलब उनके बीच में वो जो स्पेसेस हैं बहुत ही मतलब है ही नहीं, तो नॉन पोरस हो गया। और नॉन परमेबल मतलब इसके थ्रू ऑब्वियस है वाटर जो है पर्कुलेट या पास नहीं कर पाएगा। वहीं पे पोरस तो है, मतलब कि बीच में स्पेसेस तो है, ये देखो स्पेसेस तो है, लेकिन इस तरीके से कॉम्पैक्टेड है, पैक्ड है ना, कि वाटर जो है पर्कुलेट करने का उसको रास्ता ही नहीं है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोरस बट नॉन परमेबल। वहीं पर पोरस और परमेबल, जैसे कि सैंड होती है, सैंड के जो पार्टिकल हैं ऑब्वियस है उसके बीच में ऐसे जगह होता है तो वाटर जो है पर्कुलेट कर जाता है, परमीट कर जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? पोरस है और परमेबल है। तो जो क्ले है वो कौन से में पड़ता है? सेकेंड वाले में पड़ता है। होपफुली आपको एकदम क्लियर। ये क्या है? पोर स्पेसेस ज्यादा होते हैं उसमें, लेकिन वो अनकनेक्टेड होते हैं। वहीं पे सैंड जो है उसमें कनेक्टेड होते हैं पोर्स स्पेस। और जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उसमें क्या होते हैं? नो पोर नो स्पेस, ऐसा होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। होपफुली तीनों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगला है, एयर प्रेशर इज लोवेस्ट। मैंने आपको समझाया है, फिर से समझाता हूँ। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की हवा जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी। अब अगर हवा ही ऊपर की तरफ उठ गई तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब बोला एयर प्रेशर जो है लोएस्ट कम कहाँ पे होता है? तो आपको पता चल गया जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? समर्स में, राइट। और वहीं पे विंटर की बात करें तो विंटर में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर अगर कम हुआ तो वहां पे एयर सबसाइड करती है। कौन सी एयर सबसाइड करती है? हैवी एयर। अगर भारी हवा जो है सबसाइड करेगी तो ड्यू टू एयर मास जो वहां का टेम्परेचर है वो क्या हो, सॉरी प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो टेम्परेचर कम तो प्रेशर बहुत ज्यादा। तो विंटर सीजन में एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और समर सीजन में सबसे कम होता है। होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है। रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर और सीजन मैंने बता ही दिया आपको सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जो है एसोसिएटेड है विद द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। सिलेक्ट करना है। देखो इक्वेटोरियल रीजन जो है ना, वो जो है प्रेशर बेल्ट से जो है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में थ्रू आउट द ईयर
टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर हमेशा कम होता है ना। और इस शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो नहीं हो सकता, तो पहला नहीं हो सकता तो बचे कितने? दूसरा तो पक्का होगा, क्या? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बिल्कुल होता है। मानसून क्लाइमेट आपने पढ़ा भी होगा, है ना, रिक्टिवल ऑफ मानसून, है ना, कि मानसून पहले नॉर्थ वेस्ट मानसून है, फिर दूसरा डायरेक्शन हो गया, वो बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट की वजह से होता है। तो अब ये से तीसरा तो होगा, तो दूसरा तीसरा करेक्ट जवाब हो गया, ऑप्शन सी जो है करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। देखो, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। अब बात करते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है कैसे अफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से। मैंने आपको समझाया था क्या, कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? हॉट एंड ड्राई समर्स और वेट विंटर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर्स के टाइम पे जो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है ना, वो शिफ्ट हो जाता है किस तरफ? इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होता है तो इधर से जो वेस्टर्लीज चलती है वो समंदर से, ओशियन से पानी लेते हुए मेडिटेरियन क्लाइमेट में, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट में क्या करती है? बारिश कराती है। कब? विंटर के टाइम पे। और विंटर में क्या होता है? जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट होता है किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। वहीं पर अगर हम समर की बात करें तो ये जो प्रेशर बेल्ट है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, पोलवर्ड, है ना। और इस वजह से वहां पे ड्राई और हॉट समर मिलता है आपको। होपफुली ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही बेहतर ढंग से। मानसून का मैंने बता ही दिया, मानसून विंड जो है ब्लो करती है सी से लैंड ड्यूरिंग द वेट सीजन और लैंड से सी की तरफ ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट जो है इज इन्फ्लुएंस बाय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसको भी मैं किसी क्वेश्चन में आएगा समझा दूंगा, डोंट वरी। बट ये डायरेक्टली प्रेशर बेल्ट से कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई ये चौथा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा करेक्ट होगा। होपफुली चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर। अगला है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है ऑरोरा बोरियलीज के लिए। अब ऑरोरा आपने होपफुली देखा होगा, नहीं देखा है तो समझो। ये हो गया अर्थ, ठीक है, इक्वेटर हो गया, एक पोल्स हो गया, राइट। अब पोल्स ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स जो है, जितने भी सन से सोलर फ्लेयर्स आती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है पोल्स की तरफ। अब पोल्स की तरफ जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर है, आपको पता है क्या क्या? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर लास्ट में एकदम, है ना। अब आयनोस्फियर में जैसे ही कोई भी पार्टिकल एंटर करता है या फिर यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज जब ये रहते हैं और जब ये कनेक्ट होते हैं किससे? सोलर फ्लेयर से, तो ऑरोरा मतलब कि रंग बिरंगे लाइट देखने को मिलती है, जिसको ऑरोरा बोरियलीज बोलते हैं। तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कहाँ पे ए है, आइनोस्फीयर में। करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, तो बोरियल क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स है कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम द सोलर विंड विद एटम्स और मॉलिक्यूल इन द आइनोस्फीयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयनाइज हो जाते हैं, दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो ऑरोरा फॉर्म होता है। क्या है? रंग बिरंगी लाइट। कहाँ? नॉर्दर्न लाइट्स, या फिर इनको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, है ना। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। अभी मैंने समझाया आपको क्या है आइनोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है रेडियो वेव्स को टू बैक टू द अर्थ, इनेबलिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। आयनोस्फीयर वेरी करता है हाइट में और डेंसिटी में, आपको पता है 90 किलोमीटर से एबव और 600 किलोमीटर तक, है ना, क्या होता है? फैला हुआ है, मतलब लगभग है, एग्जैक्ट मत ले लेना। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ये ट्रोपोस्फियर जो है लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे मोस्ट वेदर एक्टिविटी होती है। ट्रोपोस्फियर जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता रेडियो वेव को, लेकिन कॉज करता है उन्हें बेंड होने में या डिफ्रैक्ट होने में ओवर दी होराइजन, और इसको ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? सेकंड लेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर मिलता है, आपको पता है ना। और स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स दी ओजोन लेयर, बता ही दिया मैंने। मेजोस्फीयर की बात किया जाए, अच्छा सब यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, है ना, और लास्ट में क्या है? आयनोस्फीयर। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ध्यान होना चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? बिली बिली नाम से। चाइना में टाइफून, ठीक है, और इंडिया में साइक्लोन के नाम से, और यूएसए में हरिकेन्स के नाम से। बट बेसिक क्वेश्चन है, कई बार देख लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, उनका कैरेक्टरिस्टिक अगर आप पढ़ना चाहते हो इन चारों का, मोर और लेस सबके सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, तो आप पढ़ सकते हो, है ना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द यूएसए को टोर्नाडो एलाई बोलते हैं, है ना। टोर्नेडो एली, वो फ्री प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। तो देखो,
टॉर्नेडो एली क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा है ना, बहुत फ्रिक्वेंट टॉर्नेडो आते हैं और वो है मिसिसिपी प्लेन्स। क्या है? मिसिसिपी प्लेन जो है उसको टॉर्नेडो एली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। वहां पे फ्रिक्वेंट टॉर्नेडोज आते हैं। और टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का, ये सबको इंक्लूड करता है। होपफुली ध्यान रहे, अगर नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल, बस ये जानते रहो किससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये टोर्नेडो एली क्या है? करेक्टराइज बाय वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड ड्राई कोल्ड एयर फ्रॉम कनाडा। एक कॉम्बिनेशन जो एयर मास का है क्रिएट करता है परफेक्ट कंडीशन, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, जो प्रोड्यूस करते हैं टॉर्नेडोज को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। चिनूक यूएसए में देख लिया था हमने, सिरको सिसिली में भी देख लिया था। ब्लिजर्ड चील में नहीं मिलता, चील में हॉट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है, और ब्लिजर्ड जो है वहां पे होता है जहां पे ठंडी पड़ती है ना। तो इसलिए यहाँ पे चील में नहीं मिलता। और बाकी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बता ही दिया, लू है ना, कहाँ में मिलता है? इंडिया में, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न भी बोलते हैं। ब्लिजर्ड जो है चील में नहीं होता है। दे आर मोर कॉमन इन कोल्डर क्लाइमेट, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और यूरोप। चिनूक और बाकी तीनों, सिरोको और नॉर्थ वेस्टर्न, होपफुली ध्यान में रहेगा आपको, कितनी बार रिपीट कर लिया हमने, राइट। इसलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बोल रहा एसेशन की मेडिटेरेनियन रीजन जो है रेनी विंटर होता है, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग विंटर द लाई इन द बेल्ट ऑफ द वेस्टर्ली, एकदम सही बात है। वेस्टर्ली के बेल्ट में मिलता है ना, जिस वजह से वहां पर बारिश होती है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सॉरी वेस्ट से, ईस्ट से, नहीं 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 सॉरी, वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ हवा चलती है वो समंदर से पानी लाती है और ठंडी के मौसम में मेडिटेरेनियन रीजन में बारिश करवाती है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए। सारा कुछ बता ही चुका हूँ, बताने की फिर से जरूरत है क्या? फिर से देख लेते हैं कि मेडिटेरियन रीजन जो है रेनी विंटर होता है, क्योंकि वो लाई करते हैं इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज विच आर प्रिवेलिंग विंड्स, जो ब्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऊपर मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? हाँ सही तो बोला था। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट इन द मिडल लेटीट्यूड। वेस्टर्लीज ब्रिंग करता है मॉइस्ट और वार्म एयर फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड, कॉजिंग प्रेसिपिटेशन। विंटर में वेस्टर्ली शिफ्ट हो जाती है इक्वेटोरियल की तरफ, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रेन टू द मेडिटेरेनियन रीजन। समर में वेस्टर्ली शिफ्ट हो जाती है पोलवर्ड, बता ही दिया था सारा कुछ, मेकिंग देम लेस इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रेन टू द मेडिटेरियन रीजन। इसलिए दोनों करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अब फीचर ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या है बताइए आपको। 30 से 45 डिग्री लेटीट्यूड में मिलता है, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में, और साथ में हॉट और ड्राई विंटर होता है और वेट समर्स होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रहे, वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हाईली वेरिएबल इन द लोअर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है ना। हाईली क्या है? वेरिएबल है, लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेट जोन, क्लाइमेट, इक्वेटोरियल जोन, हर जगह जो है वेरी करता है क्या? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि लाइट का सब जगह पेनिट्रेशन कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कोई हाइट पे है, कोई लो पे है कि नहीं, कहीं किसी के पास समंदर है, किसी के पास नहीं है। ये सारा कुछ फैक्टर डिटरमिन करता है कि वाटर वेपर कंटेंट क्या होगा उस पर्टिकुलर रीजन में। तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, जोन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज लोकेटेड अलोंग द इक्वेटर। पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में यही गलत है। गलत क्यों है समझाता हूँ, डोंट वरी, पहले बाकी देखते हैं। फ्रिजिड जोन जो है वो दोनों तरफ आपको मिलेगा हेमिस्फीयर के, कहाँ? पोलर सर्कल और पोल्स के बीच में, बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम जो है हाई एल्टीट्यूड विंड है जो अफेक्ट करती है सरफेस वेदर कंडीशन को, एकदम सही जवाब है। अब बात करते हैं सर, पहला तीसरा चौथा तो चलो समझ आ गया, सही है, लेकिन दूसरा गलत क्यों है वो बताइए। देखिए ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि सर देखो इक्वेटर के, है ना, अर्थ के इक्वेटर पे लाइट तो डायरेक्ट पड़ती है। अगर डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, लाइट डायरेक्ट तो पड़ती है, लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ का जो वाटर है प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इवेपरेट होता है और बादल बनाता है। और जब बादल बनता है तो बादल क्या करता है, अभी अल्बीडो मैंने समझाया था आपको, मोस्ट ऑफ द सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इक्वेटोरियल पे ना होकर उससे 20 डिग्री नॉर्थ होता है। क्यों अब नॉर्थ होता है, साउथ क्यों नहीं होता? समझो, साउथ में जो है मोस्टली क्या है, ओशियन है, समंदर है ना, लेकिन नॉर्थ में क्या है, लैंड मास ज्यादा है, दैट्स वाई टेम्परेचर वहां पे बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो जोन है ना वो 20 डिग्री नॉर्थ मिलता है, ना कि इक्वेटर पे मिलता है। और क्यों मिलता है, होपफुली रीजन के साथ आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अदर थ्री स्टेटमेंट आर ऑल ट्रू, मैंने बता ही दिया, ध्यान में रखना है आपको विथ फैक्ट्स। अगला है एसेशन कि द पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आर ओपन थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही है, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप का पोर्ट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं। अब बात आती है कि ये पोल के पास में होकर भी थ्रू आउट द ईयर क्यों है ना, जम क्यों नहीं जाते, बर्फ क्यों नहीं होती वहाँ पे। रीजन दे रहा है कि साउथ वेस्टर्ली विंड ब्लो करती है ओवर नॉर्थ वेस्ट यूरोप थ्रू आउट द ईयर। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन क्या है? वार्म करेंट, वार्म ओशियन करंट जो है वो उसको बनाती है। अच्छा, क्या आप नाम बता सकते हो कौन सी वार्म ओशियन करंट जो है जो फ्लो करती है इधर नॉर्थ वेस्ट यूरोप के साइड में, जो पोर्ट को थ्रू आउट द ईयर जो है चलने के लायक बनाती है। ठीक है, तो करेक्ट रीजन क्या है? ड्यू टू वार्म ओशियन करंट ये जो पोर्ट्स हैं थ्रू आउट द ईयर जो है ओपन होते हैं। ठीक है, ना कि साउथ वेस्टर्ली विंड की वजह से। हालांकि ये करेक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी बी। ठीक है, ओके, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये इसलिए क्योंकि पोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप जैसे कि रोटरडैम, हैम्बर्ग और एंटीवर्प और लंदन जो है वो कहाँ पे है? कोस्ट लाइन ऑफ द नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल है, जो कि कनेक्टेड है अटलांटिक ओशियन से। और ये वाटर बॉडी जो है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लाती है क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप पे, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर और आइस फॉर्मेशन। Therefore, the ports of the northwest Europe do not freeze in winter or remain accessible for shipping all around the year. रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने बता ही दिया। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन व्हाइल गोइंग फ्रॉम जेर टू नीदरलैंड। जेर जो है आइवरी डी कूर को बोलते हैं। वर्ल्ड मैप में एक बार दिखा देता हूँ आपको। आइवरी डी कूर किधर है? साउथ अफ्रीका। किधर है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, हाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। किधर गया? बुर्किना फासो के आसपास। हाँ, ये देखो कोट डी है ना, या फिर उसका दूसरा भी नाम है। अब यहाँ से कहाँ जाना है आपको? कोट डी से जाना है आपको, जाना है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड भी आपको दिख रहा होगा, है ना। कोट डी से आप कहाँ पे पहुंच गए? नीदरलैंड पहुंच गए। दिख रहा होपफुली आपको एकदम सामने। ठीक है, आप ध्यान से समझो। वहां से वहां तक पहुंचने के लिए, है ना, एम्स्टर्डम आपको दिख गया ना, नीदरलैंड। अब वहां से वहां तक पहुंचने के लिए हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि नीदरलैंड कौन कौन से जोन पड़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ये देखो, आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा? गया, हाँ, यहाँ पर है आपका कोटियोर, और इक्वेटोरियल इक्वेटर के पास है ना, इक्वेटर दिख रहा ना आपको। पहले तो पड़ जाएगा इक्वेटर, इक्वेटोरियल, है ना। फिर उसके बाद आ गया क्या? सहारा वाला, डेजर्ट वाला, है ना। तो अब नीचे से ऊपर चलते जाओ, मतलब इक्वेटोरियल से आगे बढ़ते जाओ। तो पहले तो आपको मिलेगा क्या? इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, फिर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट मिलेगा पहला, तीसरा, फिर मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा 30 से 45 डिग्री में, फिर वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ? 1 3 2 4, 1 3 2 4, करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो गया। होपफुली आपको डायग्राम मतलब कि मैप से, है ना, सारा कुछ क्लियर होगा। ये क्या है? हाँ, ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, जल्दी से। ये जायर जो है ना वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जल्दबाजी में मेरे से जल्दीबाजी में गलती हो गई। अब हो गई गलती जल्दबाजी में, तो कॉन्गो भी उसके आसपास ही होगा, है ना। क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ से शुरू करो, वही वाला चीज होगा। आंसर तो करेक्ट है, लेकिन ये जो गलती हुआ ना वो उससे लेकर था, कंट्री से रिलेटेड। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। जे जो है वो कहाँ पे है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जेल के नाम से भी जाना जाता है। होपफुली ध्यान में रहेगा आपको। ओके, तो सारा कुछ मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। होपफुली आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन आपको मोटिवेटेड रखने के लिए आज का कोट है कि इट्स नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। देखो, अभी तक देर नहीं हुई है ना। आप क्या बन सकते थे उसमें अभी तक देर नहीं हुई है। बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि यार अभी तो देर हो गया, है ना, अभी तो उम्र निकल गई, अभी तो ये हो गया, अभी तो हो गया। देखो, कोई भी बेहतर होने के लिए कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं होता। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप वो बन सकते हो जिसके लिए आपने हमेशा से सपने संजोए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, राइट। तो जो चाहते हो बनते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।